ये कहते हैं कि बदले की भावना समाज में डाल रही है ये फिल्म। ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं, जो आरोप ये लगाते रहे हैं अभी तक। जो विलेन है उसका नाम अबरार हक है, तो अबरार हक विलेन कैसे हो सकता है? अनुपमा चोपड़ा लगातार उनको मैसेज करती रही कि मुझे इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो इस फिल्म के लिए, और बोले जब मैंने इंटरव्यू दे दिया तो उन्होंने बिल्कुल नैरेटिव बदल दिया अपना। दर्शक मैच्योर हो गया और उसको बहुत सारी चीजें वो देख रहा है और ये समीक्षक कहीं पीछे रह गए। नमस्ते, राम राम, नर्मदे हर। ये मेरा नया चैनल है डिजिटल जुगाली, और ये इसका पहला पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रशांत जी के साथ। मैं नर्मदा पे वीलॉग्स बनाता हूँ, नर्मदा परिक्रमा पे, नर्मदा नदी के आसपास जो जीवन है उस पे। तो उस पे इस तरह के पॉडकास्ट, इन विषयों के पॉडकास्ट उसके एल्गोरिदम में सेट नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। और उसके पीछे की भावना ये भी है कि जो भारत के अभी समसामयिक विषय हैं और बहुत सारा कंटेंट हम जो डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे क्या होता है, कभी कभी कोई बात जो है वो इकोसिस्टम के द्वारा फैला दी जाती है और उसके बाद लोग उसको कंज्यूम करने के बाद भूल जाते हैं। बाद में वो बात झूठ थी, सच थी, उसमें आधा सच था आधा झूठ था, वो याद नहीं रहता, फिर एक नया नैरेटिव आ जाता है। तो ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य मेरा ये है कि पहले तो वो पूरा नैरेटिव आ जाए, अपन भी उसको देख लें, और जैसे भैंस जुगाली करती है ना, पहले वो खा लेती है फिर निकाल के दोबारा अच्छे से चबाती है। अब जब खाना बराबर खा रही है और जुगाली कम करेगी तो फिर उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा। तो हम भी डिजिटल जुगाली करेंगे, हम पहले उस समाचार को आराम से आ जाने देंगे और फिर हम उसकी समीक्षा करेंगे, और प्रशांत जी को हम समय समय पे बुलाते रहेंगे अपने चैनल में और ये समीक्षा उनके साथ होती रहेगी। तो अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने ये एक नैरेटिव देखा कि एनिमल फिल्म जो है वो बड़ी वायलेंट है और महिला विरोधी है, हिंसक है, बहुत उसमें सेक्स, मिसोजिनी है, कामुक है और बहुत कुछ है, मतलब देखने लायक नहीं है, एडल्ट तो है ही वो। और ये इस नैरेटिव को मैंने भी स्वीकार किया बिना फिल्म को देखे। अच्छा, मज़े की बात ये हुई प्रशांत जी कि उसमें जो फेसबुक पे जो छोटे छोटे राइटअप आए, वो इस बार आए बड़े एनोनिमस नामों से जिनको हम जानते नहीं हैं, और वो राइटअप हमारे साइकोलॉजी को हिट करने वाले थे। उसको पढ़ के हमको लगा कि नहीं नहीं, इतनी ख़राब फिल्म कैसे देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या था, बॉलीवुड का तो नाम वैसे ही ख़राब चल रहा है आजकल, तो हमने ये मान लिया कि ये बॉलीवुड ने एक और कचरा पेश किया है और इसको देखने नहीं जाना। अभी कुछ दिनों से जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं वो भी अब जागे हैं मेरे ख्याल से। अब फिल्म को 3 हफ्ते लगभग होने आए हैं, और अच्छा, मैं ये अखबारों में देख रहा था, जैसे दैनिक भास्कर में जो रोज़ फिल्म की शो हैं, उसके शो कम नहीं हो रहे, मतलब 12-15 शो उसके जा रहे हैं। और मैंने फिर बुक माई शो में जाके देखा तो लगभग 40-50%, कभी कभी 60% ऑक्यूपेंसी के साथ जा रहे हैं शो। तो मुझे बात समझ में नहीं आई। पर आपने जब उस दिन पोस्ट डाला एक समीक्षा करके, तो आपका पोस्ट, और आपने देखा होगा कि उसके पहले मैंने उसका बिल्कुल विपरीत पोस्ट डाला था कि ये फिल्म देखने लायक नहीं है। आपके पोस्ट के बाद फिर मैंने जब गूगल किया, यूट्यूब किया, तो मुझे समझ में आया कि ओहो, एक तो पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है इस फिल्म को बदनाम करने के लिए। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो उस फिल्म के बारे में तो है, और आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे लोग उस फिल्म की चर्चा कर चुके हैं। हमारा डिस्कशन इस बारे में भी है कि इसका विरोध क्यों हुआ, क्या तकलीफ़ है इकोसिस्टम को, और विरोध कितना तथ्यों पर आधारित। हम इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा जिन लोगों को तकलीफ़ है उनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सबको तकलीफ़ है, पर उनके जो मुख्य मुद्दे हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं नोट करके लाया हूँ कि वो तकलीफ़ क्या थी उनको। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि मैंने जो देखे विरोध के स्वर, उसमें एक प्रकार का ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं, जो आरोप ये हमारे ऊपर लगाते रहे हैं अभी तक, कि आपने मतलब पठान को ब्लैंकेट बैन कर दिया था, आपने जवान को ब्लैंकेट बैन कर दिया था, और वो गलत है। उसके पीछे का उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि एक पूरी इंडस्ट्री है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, 200-300 लोगों की यूनिट काम करती है, आप जब बैन करते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है
तो उतने लोगों का नुकसान हो जाता है, बाज़ार का नुकसान हो जाता है। और आपको ध्यान होगा कि जब ये जवान फिल्म रिलीज़ करवाने गए तो इन्होंने बाकायदा मोदी जी का समर्थन भी लिया था और उससे ये मैसेज गया था कि भाई इस तरह से बैनिंग वैनिंग की बात मत करिए, इंडस्ट्री को काम करने दीजिए। लेकिन उसके विपरीत वही इकोसिस्टम एनिमल के बैन की बात कर रहा है। वो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं कि 10 पॉइंट्स वाई यू शुड नॉट वॉच दिस फिल्म। एक यूट्यूबर तो इस लेवल तक चले गए कि ये फिल्म कैंसर है। तो उस वजह से जब आपने वो समीक्षा लिखी तो आप हमारे दर्शकों से भी बताइए कि आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा। फिल्म में डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कहानी अच्छी है, फिल्म की एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है, फिल्म की रफ्तार बनी रहती है और उस रफ्तार में कहीं पे भी दर्शक जो है वह भ्रमित नहीं होता है कि कई बार वो कट लग जाते हैं या कहानी पीछे चलती है आगे जाती है तो व्यक्ति को सोचना पड़ता है। इस फिल्म में ऐसा नहीं होता है। फिर म्यूज़िक बहुत अच्छा है, कैमरा अच्छा चला है, हिंसा को भी इस तरीके से दिखाया है कि वह जुगुप्सा पैदा नहीं करता, विभत्स नहीं है और इस पूरी फिल्म का मैसेज जो निकल कर आता है वो कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। तो कुल मिलाकर एक कमर्शियल फिल्म बनी है, सब तरह से उसमें जो चीज़ें कमर्शियल फिल्में होती हैं, जो एक एक्सपेक्टेशन होता है, मसाला, वो मसाला पूरा है, लेकिन उसके बाद भी फिल्म जो है वह भारत के निकट है। अच्छा, भारत के निकट है। भारत के निकट है। ये कैसे आप कह रहे हैं? जिन बातों पे बहुत तकलीफ हो रही है ना एक खास वर्ग को, वो यही बात है जो मैं जहाँ तक उसको समझ पा रहा हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भी उसमें हिंसा है और वो अपनी पत्नी को मारता है, लोगों की हत्या करता है, उससे दिक्कत है उनको। क्या ये असल वजह है? वो कहीं पत्नी को तो मारने का कोई सीन ही नहीं है। अच्छा, पत्नी ही मारती है उसको नाराज होकर। वो पत्नी से मार खाता है, फिर उसके पैर पे हाथ रख के उसको मनाता है। वो हिंसा जहाँ है तो मैंने देखा है कि हिंसा के दृश्यों को इस प्रकार से फिल्माया जैसे एक सबसे बड़ा शायद वो 15-18 मिनट का सीन है। अब घड़ी तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन लंबा सीन जो है। होटल वाला सीन है। होटल वाला सीन है जहाँ पे वह लड़ाई होती है। तो हीरो जो है वह धोती कुर्ता पहना है, सफ़ेद धोती कुर्ता पहना है। बाकी जो आए हैं उनको वो डार्क सूट और मास्क पहना दिए हैं गोल्डन। इससे एक वो सीन में जो उन्होंने असर पैदा किया है वह तो किया ही है, लेकिन साथ में कोई विभत्स चेहरे, क्षत विक्षत शरीर, ये सब उन्होंने दिखाने से परहेज किया है। तो इतना बड़ा एक लड़ाई का दृश्य है, इतना लंबा लड़ाई का दृश्य है, उसको दिखाते हुए उन्होंने दर्शकों का, भारतीय दर्शकों का ध्यान रखा है। और बैकग्राउंड में जो गीत चलता है वो गीत है हरि सिंह नलवा, उनके बेटे अर्जुन नलवा के ऊपर, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। और नलवा स्वयं कौन थे? जिन्होंने आक्रमणकारी अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुझे लगता है ये सारी बातें उनको ज़्यादा चुभ रही हैं। अच्छा, जिसका कि वो अपने वीडियो में तो जिक्र नहीं कर रहे, जिसका वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिल्म का पूरा विरोध कर रहे हैं। वो फिल्म का विरोध कर रहे हैं। और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण गलत है। बताना चाहिए कि क्या गलत। खलनायक जो है उसका महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण गलत है। हीरो का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। फिल्म में ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। विरोध भी है तो ठीक है, लेकिन विरोध करते हुए तथ्य परख तो बने रहे ना। कम से कम आप अपना व्यू रखिए, आप विरोध करिए, परंतु सत्य तो कहिए। दर्शक जो आपके साथ देख रहे हैं उनके साथ न्याय तो करिए। मैं अभी संदीप रेड्डी वांगा जो उसके डायरेक्टर हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ अब देना शुरू किए हैं मुखर होके, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुपमा चोपड़ा लगातार उनको मैसेज करती रहीं कि मुझे इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो इस फिल्म के लिए। और बोले जब मैंने इंटरव्यू दे दिया तो उन्होंने बिल्कुल नैरेटिव बदल दिया अपना। दूसरे थे राजीव मसंद, तो वो उनको राउंड टेबल एक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए बुला रहे थे। तो उनको तो वांगा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई तुमको कहना वही है जो तुमको कहना है। तो मेरे और तुम्हारा रिश्ता उतना है कि तुम थिएटर में जाओ, मेरी फिल्म देखो और अपनी समीक्षा लिखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा,
ये आजकल में हुआ इंटरव्यू। ये आजकल में हुआ है। ये उन्होंने अब बोलना भी शुरू किया ओपनली कि अच्छा, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई थी तब अगर 20 लोग विरोध कर रहे थे, अब एनिमल तक आते आते वो 50 हो गए। और पहले विरोध बहुत हल्का सा था, इस बार तो कुछ अलग ही लेवल पे विरोध चला गया। आपने ध्यान दिया होगा, अनुपमा चोपड़ा ने एक फिल्म आई थी अभी बीच में, बहुत वल्गर फिल्म थी, दीपिका पादुकोण थी उसमें, गहराइयाँ या ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके रिव्यू आप इन लोगों के देखिए। तो ये लोग इतने सेलेक्टिव हैं कि किसकी फिल्म को अच्छा बोलना है, किसकी फिल्म को। वही मैंने कहा कि व्यक्ति भी निशाने पर होता है। एक नैरेटिव होता है और व्यक्ति होता है। हाँ, कहानी को लेके अपने अपने लोगों के समीक्षा के तौर पे हो सकते हैं, समीक्षा करना अलग बात है, और एक मुहिम छेड़ देना कि लोग थिएटर तक पहुंचे ही नहीं, वो एक अलग बात हो जाती है। एक जो बहुत माने हुए यूट्यूबर हैं जिनको हमारा टीनेज हमारे देश का बहुत फॉलो करता है, यूथ फॉलो करता है, और मैं एक फिगर रखना चाहता हूँ दर्शकों के सामने, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि आज अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले हमने देखा कि लगभग 7.3 करोड़ व्यूज जो हैं वो एनिमल के ट्रेलर को मिले, और वो जो इस फिल्म को कैंसर कह रहे हैं उनके उस फिल्म रिव्यू को 1 करोड़ व्यूज मिले। मैंने कहा कि आपसे भी बात करूंगा कि इस तरह की और कौन कौन सी फिल्में आई हैं इसके पहले। तो जो इंस्टेंट फिल्म मेरे दिमाग में आती है वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब मैंने कहा भाई, जो आदमी अहिंसा का पुजारी बना हुआ है और वो हिंसक फिल्में देखने से मना कर रहा है हम लोगों को, उसका उस फिल्म के बारे में क्या व्यू है। तो वो सज्जन का यूट्यूब पे रिव्यू अवेलेबल है गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेके, जिसको वो कहते हैं कि ये एक कल्ट क्लासिक है। हम मानते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर भी एक बहुत अच्छी फिल्म, अच्छी फिल्म थी। और जब आप गैंग्स ऑफ वासेपुर को कल्ट क्लासिक बोलते हैं तो एनिमल को कैंसर कैसे बोल देते हैं, इसके पीछे अच्छा, जब आप उनका रिव्यू पढ़ेंगे, सुनेंगे पूरा, तो हार्वर्ड में एक साइकोलॉजिकल रिसर्च, अमेरिका में फलाना रिसर्च, पिता पुत्र पे जर्मनी में एक रिसर्च, तमाम तरह के रिसर्च का एक अंबार लगा के वो आपको ये समझाते रहे कि ये कहानी जो है संदीप वांगा को पहले तो उनसे जाके अप्रूव करानी थी। संदीप वांगा की एक गलती ये हो गई कि उन्होंने उन लोगों से एनओसी न लेके फिल्म बना ली। पहले इन समीक्षकों से अप्रूवल लेना था उनका, एनओसी लेना थी उनकी। वहाँ कलाकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डाइवर्सिटी, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। उनका कल्ट जो है ना, ये कल्ट क्लासिक वालों का, उसमें नहीं बैठती है। एक तो मैं ये भी देखता हूँ, मतलब ये मेरा कोई आरोप नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेशन है, यूट्यूब की रीच जो है इन वीडियोस की, जो लेफ्टिस्ट हैं इनके रीच, इनके इन्फ्लुएंसर्स की रीच बहुत ज़्यादा है। आप अजीत भारती को ले लीजिए, अजीत भारती के वीडियोस पे अगर उनको 24 घंटे में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज़ आएंगे तो यहाँ मिलियंस में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि चूंकि एक बहुत समय से एक संगठित तंत्र काम कर रहा है, तो इसके पीछे भी एक सिस्टम है अदृश्य सिस्टम मेरे को तो दिखता है। कारण ये है कि कोई ऐसा बहुत क्वालिटी कंटेंट आ रहा हो या उस कंटेंट में कोई बड़ी विविधता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जिन सज्जन की हम बात कर रहे हैं और ऐसे सारे लोग, मैं तो ये देखता हूँ कि ये 2 अखबार खोलते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं, उसके बाद विकिपीडिया पे जाके और अपना उसमें नैरेटिव डाल के और उसको प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें कोई भी रिसर्च नहीं होती, उसमें कोई यानी संदर्भ भी ऐसे नहीं होते। संदर्भ भी होते हैं तो वो कुछ तय लोगों के और तय विचार के लोगों के होते हैं, लेकिन उनको फैलाया इतना ज़्यादा जाता है कि वो उसको डोमिनेट करने लगते हैं सीन को। बस इतना ही दिखता है। ये कहते हैं कि बदले की भावना समाज में डाल रही है ये फिल्म। तो और जिस फिल्म को ये कल्ट क्लासिक बोलते हैं, उसका एक डायलॉग ये बहुत सेलिब्रेट करते हैं जब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये बुलाते हैं कपिल शर्मा शो में या कहीं भी, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। जब वो पूरे खानदान का बदला ले रहा है तो ये उनको कल्ट क्लासिक लगता है। अच्छा, ये आप शोले और उसके पीछे की फिल्मों में चले जाइए, तो बदला तो हमारी फिल्मों का स्थायी विषय रहा है।
आप मुख्य धारा की फिल्में जिनको मदर इंडिया ले लीजिए। मदर इंडिया ले लीजिए, और भी फिल्में हैं। मिथुन की एक फिल्म आई थी इंतकाम, हाँ उसमें गाना भी था वो, हाँ। इंतकाम लूंगा हाँ। अपने बाजुओं से। तो आप देखेंगे कि पिछले 50 सालों में, 40 सालों में हम्म, 1000 फिल्में आ गई होंगी शायद। हम्म। बदले, केवल बदला जिसका मुख्य विषय है, हम्म, वो अचानक एक फिल्म से समाज में इंतकाम की भावना, प्रतिशोध की भावना और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है, तो ये जो कल्ट शब्द उपयोग कर रहे हैं, जी। ये इन्हीं के कल्ट के खिलाफ जाती है वो। ये कितना व्यापक हो गया है। एक मराठी में महेश मांजरेकर ने फिल्म बनाई थी, उसका एक लंबा सा नाम है, अभी कुछ ही समय पहले आई है, और वह किशोर अपराधियों के ऊपर है। किशोर अपराधियों को बच्चे का कत्ल करते हुए, अपने परिचित बच्चे का, अलग अलग लोगों को चाकू घोंप के मारते हुए, मतलब आपको डिस्टर्ब कर दे, ऐसी फिल्म है वो। उस फिल्म की अच्छी समीक्षाएं लिखी जा रही कि ये बाल अपराध या किशोर अपराध पर बनी बहुत अच्छी फिल्म है। आप एनिमल को देखेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप उस फिल्म को देखेंगे, आप डिस्टर्ब होते हैं। विभत्स और नग्न रूप में हिंसा, तब वहां कोई ये नहीं कह रहा है कि अरे आप ये किशोरों को क्या करते हुए दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सच्चाई दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक, ये जो आपने बात की, दर्शक मैच्योर हो गया और उसको बहुत सारी चीज़ें वो देख रहा है, और ये समीक्षक कहीं पीछे रह गए। इन समीक्षकों का एक नैरेटिव है, उसके बारे में भी आप बता दीजिए। उनका कहना है कि एनिमल फिल्म जैसी फिल्में अगर और बनी भारत में, तो भारत का युवा भटक जाएगा, भारत का समाज बर्बाद हो जाएगा। ये बात फिल्म देखने से पहले जब हम सुन रहे थे, तो हमें भी लग रहा था कि ये क्या बना दिया है बॉलीवुड वालों ने। और इस पूरी जो नैरेटिव सेट करने वाली गैंग है, इस गैंग को लगता था अभी तक कि ये जो नैरेटिव सेट कर देंगे तो वो सामने वाले को बर्बाद कर देंगे नैरेटिव सेट करके। लेकिन उनकी तकलीफ दिन पे दिन बढ़ती है जा रही है कि फिल्म हिट होती जा रही है। और एडल्ट कैटेगरी में ये भारत की सबसे सुपरहिट फिल्म अभी तक की बन गई, एडल्ट कैटेगरी में। अच्छा, किसी फिल्म ने इतना पैसा नहीं कमाया अभी तक। इसमें एक मज़ेदार बात मैंने ये देखी, मैं कल रात्रि को एक मेरी नज़र पड़ी और इसी प्रकार की एक समीक्षा यूट्यूब पर चल रही थी। अब दर्शकों के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, पहले फिल्म को बोलते रहे और अब दर्शकों पर गुस्सा उतार रहे हैं कि ऐसी फिल्म को सुपरहिट बनाने वाले दर्शक मनोरोगी हैं। अब आप ये भाषा और ये सोच देखिए। ये वही बात हो गई कि चूंकि 3 राज्यों में बीजेपी सरकार आ गई, तो ये वोटरों को भी मनोरोगी बोल रहे थे। हाँ। अब ये दर्शकों को भी मनोरोगी बोल रहे हैं। नहीं, इसमें और आगे बढ़ गए, ये जो आप कह रहे हैं। हाँ। उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल मोड़ भी दिया। हाँ। कहने वाले बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी जो हैं, और वो कहते हैं कि अब ये तो होना ही है। इस फिल्म को जो सुपरहिट बनाने वाले जो दर्शक हैं, उनकी मनस्थिति क्या है, क्या मनोरोगी ही हैं वो लोग। और आगे कहते हैं कि जिस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, उस देश में ऐसी फिल्में तो बनेंगी ही और चलेंगी ही। और लोग तालियां बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। बड़ा दुखदाई समय, ये शब्दशः ये बता रहा हूँ वाक्य में। अच्छा, अब उसके पीछे आप वजह क्या बता रहे हैं, क्या तकलीफ है उनको? मैंने देखा है कि ये 2 बातों पे निशाना रहता है। एक, किसी भी फिल्म से नैरेटिव उनके हिसाब से अगर सेट नहीं हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी निशाने पर होते हैं। ओके। तो आप देखेंगे कि किसी फिल्म की या किसी वेब सीरीज़ की तारीफ इसलिए भी होती है कि वह फला व्यक्ति ने बनाई है। हाँ। और विरोध इसलिए होता है क्योंकि फला व्यक्ति ने बनाया। ठीक है। और आप अभी जब ये एनिमल के बारे में देख रहे हैं, तो इसी निर्देशक की दूसरी जो पहले की बनी फिल्में हैं, हाँ, उनकी भी लगे हाथ आलोचना हो रही है। हाँ, उस समय भी हुई थी। उनका, वांगा का कहना था कि अगर उस समय 20 थे तो अब 50 विरोधी हो गए। और उनका कहना है कि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो दर्शकों को भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका कहना है ये पहले दिन से ए ग्रेड की फिल्म है, सेंसर सर्टिफिकेट है ए का। और अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो फिल्म देखने मत जाओ, आप मेरे दर्शक नहीं हो, ये आपका चॉइस है। दूसरा, इतना मॉरलिटी का आपको गाना गाना है
तो कार्टून टीवी देखो आप। नहीं, जैसा अभी हमने शुरुआत में कहा था कि आप जो मॉरलिटी की बात कर रहे हो वह भी तथ्यों पर आधारित है क्या? फिल्म की कहानी में ऐसी कोई बात है क्या? इनकी समस्या ये है कि जो विलेन है उसका नाम अबरार हक है। तो अबरार हक विलेन कैसे हो सकता है? जब आप इस मानसिकता से बात करोगे, यानी गब्बर सिंह विलेन हो सकता है, जग्गा डाकू विलेन हो सकता है, लेकिन अबरार हक नहीं हो सकता। अच्छा, गब्बर सिंह तो विलेन हो सकता है। गब्बर सिंह के पिता का नाम क्या था शोले में? मुझे याद। गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह। हाँ हाँ। अभी आपने बताया कि हरी सिंह जो है, हाँ हरी सिंह नलवे पे ये गीत है। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। नहीं, वहाँ कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। हाँ। ये लेकिन अभी जो संजय दत्त विलेन बने थे जिस फिल्म में, जिसमें उनके माथे पे बकायदा तिलक है और वो एक त्रिपुंड लगा हुआ चोटैया है और वो मेरे ख्याल से भगवा शॉल भी पहने हुए हैं, वो विलेन है, तब कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रेड गेम्स में हाँ गुरु शिष्य के संबंध को जिस प्रकार से दिखाया है, हाँ, आप होमोसेक्सुअलिटी से उसको जोड़कर दिखा रहे हैं और बड़े विस्तार से और बहुत ही वल्गर तरीके से हाँ, आप दिखा रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इतनी सारी वेब सीरीज आई हैं जो पूरी तरह काल्पनिक हैं और जिसमें सो कॉल्ड हिंदू फासिज्म अगर आया, हाँ, तो नेटफ्लिक्स पे आई थी वो सीरीज। हाँ, नेटफ्लिक्स पे। तो सोसाइटी का क्या होगा? ये सब कुछ जब चलता है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती। हाँ। लेकिन एक व्यक्ति फिल्म बनाता है और उसमें ये अगर कहता है कि स्वास्तिक को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा है, नाजी जो सिंबल है वो स्वास्तिक नहीं है, जिसको हुक्ड क्रॉस वो कहते हैं, वह तिरछा है और हमारे स्वास्तिक का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। स्वास्तिक का अर्थ है समृद्धि, प्रगति, खुशहाली। तो ये स्वीकार नहीं है। इसको भी क्या कह रहे हैं कि हिटलर के नाम पर हिंसा को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोदी जी को हिटलर से जोड़ना चाहते हैं। ये भी हो रहा है। हाँ। अभी तो इसी प्रकार के कुछ लोगों ने कुछ इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो ब्लॉग डालने शुरू कर दिए हैं कि हिटलर ने भी जब सत्ता हाथ में ली थी तो इन लोगों ने अपनी संसद पे हमला करवाया था और उसको फिर एक इशारा करके अभी जो संसद में जो लोग घुसे थे उससे जोड़ना और भाई इतिहास से सबक सीखना चाहिए और तानाशाह लोग क्या क्या करते हैं। आप ये सब कर रहे हो, फिर फिल्म के माध्यम से भी आप यही कर रहे हो, फिर अभी जैसा मैंने बताया कि समीक्षा में आप प्रधानमंत्री को ला रहे हो। ये पूरा राजनीति से प्रेरित ये पूरा नैरेटिव है और उसके कारण ही ये इतना कोहराम मचा हुआ है। और मेरे जानकारी में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने अपनी जीवन में ऐसी पहली फिल्म देखी है जिसमें कि तीसरी पत्नी के साथ फिल्म की कहानी शुरू हो रही है विलन की, कि भाई दो तो ऑलरेडी हैं, तीसरी की शादी है, जो उसकी बच्चे की उम्र की है। वो रिसेप्शन में ही अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। वो उसकी मानसिकता विलन की दिखाना चाह रहे हैं और उसके अगले सीन में वो शायद सामूहिक, वहाँ वो सीन कट गया लेकिन वो इशारा हमारी तरफ था। बॉबी देओल ने उस पात्र को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मैंने बॉबी देओल के भी इंटरव्यू सुने और देखे और बॉबी देओल ने कहा कि मतलब वो अभिभूत हैं, दर्शकों ने जो उनको पसंद किया उस कैरेक्टर में, उनका जो फिजिक था। और वो लोगों की शिकायत ये थी कि बॉबी देओल को थोड़ा और रोल मिलना चाहिए था। बॉबी देओल ने अच्छा रोल किया और वो बिल्कुल उसमें फिट बैठे हैं गूंगे विलन के रोल में। अब ये डायरेक्टर का अपना विजन है। आपकी बात को अगर मैं समझूं, विरोध भारत में जो लोग कर रहे हैं उसमें कम्युनिस्ट ज़्यादा है। हाँ। या उस विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं। या मुसलमानों का तो विरोध मैंने न के बराबर देखा है एनिमल फिल्म को लेके। हाँ, ये आप सच कह रहे हैं। वास्तव में पहले मोर्चा तो एक विचारधारा विशेष का जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है वही संभालता है। आप बहुत सारे इतिहास की बातों से देखेंगे तो वह चलता ऐसा ही है कि पहले ये मोर्चा संभालते हैं और उसके बाद समाज को उकसाते हैं। दिक्कत अब इनकी ये हो गई है कि आजकल सोशल मीडिया और इतना ये जो फास्ट सारी चीज़ें हो गई हैं तो इनको उतना समय नहीं मिल पा रहा है और इसलिए जो प्रोपेगेंडा जो है वो नाकाम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
दर्शक, ये जो आपने बात की, दर्शक मैच्योर हो गया है और उसको बहुत सारी चीज़ें वो देख रहा है और ये समीक्षक कहीं पीछे रह गए। मेरे घर में बच्चे ना कभी कभी ये करण जौहर का जो कॉफ़ी विद करण आता है वो देखते हैं, और मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि हम लोग शायद थोड़ा सा पिछली जनरेशन में हो गए हैं। अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का जो शो आया था और उसका ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे बहुत हल्ला हुआ, उसकी वजह थी दीपिका पादुकोण उस शो में ये कह रही है कि जब वो रणवीर सिंह के साथ ही अफेयर चल रहा था, उस दौरान वो पैरेलली और कई मर्दों के साथ इन्वॉल्व थी, और ये बात वो कॉफ़ी विद करण में रणवीर सिंह की मौजूदगी में बहुत आराम से बोल रही है, और हमारे बच्चे ये बैठ के सुन रहे हैं। और आप करण जौहर के ये सारे जो गॉसिप लेवल के शो है, जिसको पहले गॉसिप मैगजीन्स आती थी, अभी शो आ गए, उसमें हमें आपत्ति कुछ भी नहीं है भाई। ये नई जनरेशन है, ये इन विषयों पे बहुत खुल के बात कर रही है। एक एक दो दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दौर चल रहा है। अब पूरा ठेका, पूरा ठीकरा आपने एनिमल पे ही फोड़ना है आके। नहीं, वह स्वीकार्य है, वह प्रशंसित है और उसका प्रमोशन भी है। वही सारी बातें एक दूसरी फिल्म के ऊपर थोपी जा रही हैं, तो एक एजेंडा। अच्छा, और इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है? इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आलोचना नहीं है। और अगर हम भारतीय संदर्भ में कहें तो हमारे यहाँ भी वेब सीरीज और मूवीज उस दिशा में कब से चल पड़ी, और जैसा कि आपने कहा कि वो कल्ट क्लासिक उनको कहा जा रहा है, तो एजेंडा है। एजेंडा के अलावा मुझे तो कोई बात इसमें दिखाई पड़ती नहीं। तो एजेंडा है, ये ऐसा समझ में आ रहा है हमको। अच्छा प्रशांत जी, इसमें एक मजे की बात मैं ये देख रहा था कि जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो एक पाकिस्तानी चैनल मेरे नज़र में आया। बहुत जॉली बंदे हैं, चार, उनके चैनल का नाम भी है चार होशियार। मैं दर्शकों से अपील करूंगा यूट्यूब करके देखें, उनका रिव्यू सुने। वो बंदे कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पे बैन है, तो वो दुबई गए फिल्म देखने। अच्छा। और उन्होंने फिल्म की जो समीक्षा करी उसको आप खुद देखिए। किसी ने 5 में से 3.5 नंबर दिए, किसी ने 4 नंबर दिए, और उन्होंने उस फिल्म में इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि विलेन का नाम क्या था और क्यों था। तो पाकिस्तानियों को इस पूरी कहानी से दिक्कत नहीं है। उनका कहना था कि बेटा वायलेंट हो सकता है क्योंकि पिता ने टाइम ही नहीं दिया कभी उसको, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल असर आया हो। लेकिन पिता के लिए उसकी जो निष्ठा है, हाँ, वो वैसी ही है। वो वैसी ही है। ये पाकिस्तानी वाली बात भी जो आपने उठाई कि पाकिस्तान के लोगों को बुरा नहीं लग रहा, हमारे यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी है। ये इस देश में एक वर्ग ऐसा रहा है जो अंग्रेजों से ज़्यादा अंग्रेज है, और एक वर्ग दूसरा ऐसा हो गया जो पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों ने तो अपने चैनल में बोला कि जब वो हरी सिंह नलवे वाला म्यूजिक बजा तो उन्होंने कहा हमको तो गूज़बम्स हो रहे थे। हाँ, वो है भी वैसा। हाँ। अच्छा, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पंजाबी समझता है। हाँ, वो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है, वो ग्रेटर पंजाब, ज़्यादातर वहीं है पूरा, तो उनको बात समझ में भी आया। और वो लोग कहना चाहिए कि निष्पक्ष होकर उसको देख रहे हैं, तो वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्शन का तारीफ़ किया, उन्होंने सिनेमेटोग्राफी, एक्शन हॉलीवुड के लेवल का है, वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट पेस है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, कसी हुई एडिटिंग है। हाँ, कहानी को लेके अपने अपने लोगों के समीक्षा के तौर पे हो सकते हैं, समीक्षा करना अलग बात है, और एक मुहिम छेड़ देना कि लोग थिएटर तक पहुँचे ही नहीं, वो एक अलग बात हो जाती है। एक पाकिस्तान के संदर्भ से बहुत अच्छी बात ध्यान में आती है। पाकिस्तान में मीडिया और ब्लॉगर्स का एक ऐसा वर्ग है जो पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। भारत विरोधी उन्माद, हिंदुओं का विरोध, यहूदियों का विरोध, हर आधुनिक बात का विरोध, तालिबान का समर्थन, ये एक वो वर्ग है। लेकिन उसके अलावा एक स्वतंत्र मीडिया वहाँ पर है। बहुत सारे युवा ब्लॉगर्स खड़े हुए हैं, बहुत सारे उसमें पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो आज पाकिस्तान मूल के हैं लेकिन पाकिस्तान के बाहर जाके रह रहे हैं, कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन यूएस में। और वो लोग अब पाकिस्तान के इतिहास में हुई गलतियों के बारे में खुलकर बात करते हैं। वो पार्टीशन पे सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो हमको भारत और हिंदुओं के खिलाफ जो नफ़रत सिखाई गई है, इस नफ़रत के कारण पाकिस्तान का पूरा समाज जहरीला हो गया है कि भारत जो है वो दुनिया को वैज्ञानिक और इंजीनियर दे रहा है, हम दुनिया को आतंकवादी दे रहे हैं। वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, भारत की कला, संस्कृति, भारत
के हिंदू समाज की सहिष्णुता, इन सारी चीज़ों की, त्योहारों की जो विविधता, इसको वो कह रहे हैं कि ये हमारी भी धरोहर है, हम इससे दूर हैं। लेकिन भारत में ये जिस वर्ग की अभी हम बात कर रहे हैं, वो ISI वाली जो मानसिकता है, वो उसी मानसिकता से बात कर रहे हैं। इस फिल्म में कुछ कुछ दृश्य मैं आपसे इंडेक्स करके लाया हूँ। हीरो गौमूत्र पीता है, हीरो हवन करता है, हीरो चर्च में जाके पादरी को बोलता है कि ये स्वास्तिक है, ये नाजी सिंबल नहीं है। विलन की 3 शादियां और इस तरह के बहुत सारे जो एलिमेंट हैं इसमें, क्या ये तकलीफ पहुंचा रहे हैं? निश्चित रूप से यही तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जो बातें आप कह रहे हैं वह तो कहानी में है ही नहीं। आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहते हैं? पिता बेटे को, वो स्कूल में अपनी बहन को बचाने के लिए गन लेकर चला गया, इस बात पर पिता उसे थप्पड़ मारता है। बेटा जो है वो भी एक उस समय 16-18 साल का, 17 साल का होगा, तो क्या इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे? अपनी बहनों से वो कहता है, छोटी बहन से वो कहता है कि ये जो तुम सोशल मीडिया पे ये जिनसे हेलो हाय कर रही हो, ये तुम्हारे जीवन साथी नहीं बन सकते हैं, देख समझ के फैसला करना। और इतना ही नहीं, अपनी बहन से वो कहता है कि अपने फैमिली के बिजनेस पर ध्यान दो, ये भी वो कहता है। अब इसमें ये जो कहा जा रहा है ना, मर्दवादी दृष्टिकोण है, डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं के प्रति खराब नज़र है, तो मेरे को तो इसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ा ऐसा। दर्शक भी इस फर्क को समझ पा रहे हैं। फिल्म में जो शुरुआत में मैंने कहा ना कि वह बहुत सारी ऐसी बातें होते हुए भी कि एक बहुत खुली लैंग्वेज में बातचीत है, कई ऐसी बातें हैं जो पुरानी पीढ़ी को एकदम से हजम नहीं होती हैं, ऐसा सब होते हुए भी वह फिल्म मूल जो भारतीयता है उसके करीब है। और शायद ये तकलीफ है, शायद ये तकलीफ है, एक तो नैरेटिव की दृष्टि से, दूसरा आप उस फिल्म में देखिए तो जब परिवार पर संकट आता है तो वह अपने कुटुंब के पास जाता है, गांव जाता है, वहाँ लोग नाराज भी रहते हैं तो उनको मनाता है और ये कहता है कि भाइयों से मदद मांगने आया हूँ, और भाई तैयार होके आ जाते हैं साथ। अच्छा, वो भाई हैं सिख, भाई हैं सिख, ये है पंजाबी, हाँ मोना, तो शायद ये भी तकलीफ रही होगी, क्योंकि वो जो डिवाइड पैदा करने का जो एक ये भी प्रयास चल रहा है, ये भी एक तकलीफ है। पत्नी दक्षिण भारतीय, पत्नी दक्षिण भारतीय, तो एक वास्तव में भारत में ये वास्तविक समाज की जो सहिष्णुता है, ये जो खुलापन है और खुली सोच है, इसको हमेशा छुपाना और तथाकथित इंटॉलरेंस को समाज के ऊपर थोपना, इस प्रकार का जो काम करते आए हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारा समाज है भी ऐसे ही। अगर आपके बहुत सारे मित्र सिख हैं, मेरे मित्र सिख हैं, मुस्लिम हैं, दक्षिण भारतीय हैं, क्रिश्चियन हैं, और हम उनके त्योहारों में जाते हैं, हम उनके घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, और ऐसा कॉस्मोपॉलिटन समाज ही है हमारा। भाई गुरुद्वारे में जाने वाला कितना सारा गैर सिख समाज है, और अगर हमारे घर में पूजा होती है तो कोई सिख बंधु हाथ पीछे थोड़ी खींचता है कि नहीं हम प्रसाद नहीं लेंगे। लेकिन जिनको अलगाववाद की बात करना है उनको ये चीज़ें अखरती है। दिक्कत ये है कि आज इतना वाइब्रेंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में अब वो खुल के बोल नहीं सकते, तो बहाने तलाशे जा रहे हैं कि महिला विरोधी है, हिंसा है, बदला है। मुख्य एजेंडा मुझे तो यही समझ में आया। और प्रशांत जी, बड़े मज़े की बात ये थी कि मैं जिस शो में गया, लगभग 3 हफ्ते हो गए थे फिल्म को, और 60% ऑक्यूपेंसी थी। एक तो तीसरे हफ्ते 60% ऑक्यूपेंसी, और उस 60% में भी मेरे ख्याल से 50-60% ऑडियंस महिलाओं का था। हाँ, महिलाओं, और वो एंजॉय कर रही थी फिल्म। ऐसा नहीं था कि मतलब फिल्म चालू हुई और 1 घंटे बाद लोग छोड़ के चले गए कि ये क्या बकवास दिखा रहे भाई। एक महिला सांसद ने तो सदन में कहा है कि हमारे बच्चे रो के वापस आ गए। हाँ, मैंने तो किसी को रोते नहीं देखा, सब वहाँ पे हंस रहे थे। 3.25 घंटे की फिल्म में मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। लोगों को मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। और संदीप वांगा रेड्डी का कहना है कि भाई मैंने तुमको कॉलर पकड़ के तो फिल्म देखने बुलाया नहीं, एडल्ट फिल्म है, वायलेंट फिल्म है, मेरे हिसाब से वायलेंट है। उसने कहा मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है, उसको गुस्सा आता है। आपको पसंद आ रही है तो देखो, नहीं आ रही है तो मत देखो, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। भाई गुस्सा तो जंजीर के नायक को भी आता है। हाँ, तो ये अभिव्यक्ति है और वह पात्र का प्रकार है। हाँ। उसको लेकर फिल्म की क्या खिंचाई करना। मैं इसमें एक चीज़ पहले जोड़ता हूँ। हाँ। क्या शोले से ज़्यादा वायलेंस है?
क्या रक्त चरित्र से ज़्यादा वायलेंस है? और क्या है कि शोले के समय की जो सिनेमा की जो तकनीक थी और आज के समय की, उसके अलावा दर्शकों का जो टेस्ट है वह सब बदला है। लेकिन जितना 70s और 80s की दौर की फिल्मों में जो वायलेंस हुआ करता था, 90s में जो था, मैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ। बल्कि ये जो दूसरी फिल्में हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, सेक्रेड गेम्स है, बहुत सारी वेब सीरीज़ चल रही हैं, उनमें जो हिंसा दिखाई गई है और वल्गैरिटी, वो वल्गैरिटी इस फिल्म में नहीं है। वल्गैरिटी नहीं है इस कुछ फिल्म डायलॉग्स हैं और इसलिए उन्होंने उन डायलॉग्स के कारण इसको एक कैटेगरी सेंसर बोर्ड ने इसको दिया होगा, जो मैं समझता हूँ। वो आज की पीढ़ी और उस एक वर्ग को दिखाने के लिए उन्होंने वह डाला है। और जहाँ तक हिंसा की बात है, तो हिंसा तो बहुत ज़्यादा और बड़े विभत्स स्वरूप में आपके मोबाइल पे OTT प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही है। हाँ, और भाषा भी ले लीजिए आप। ये जो एक अभी गेम ऑफ थ्रोन्स, हाँ, अब उसमें सीन है कि एक व्यक्ति को फांसी, मतलब गले में फंदा डाल के टांग दिया, दूसरे ने आके उस व्यक्ति के पेट में तलवार से उसको चीर दिया और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स जमीन पर गिर रहे। कोई आपत्ति नहीं कर रहा है इस पे। हाँ, गेम्स ऑफ थ्रोन्स तो हमारे युवाओं की पहली पसंद है सीरीज। हाँ। हमारे युवाओं की पसंद है मिर्ज़ापुर। आप मिर्ज़ापुर की लैंग्वेज देख लीजिए। मिर्ज़ापुर की लैंग्वेज, मिर्ज़ापुर के सीन और हिंसा। हाँ, तो आप जब ये सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस फिल्म में हिंसा स्टोरी का पार्ट है, लेकिन फिल्म को हिंसक तरीके से दिखाने की मंशा मुझे नहीं दिखी। हॉलीवुड की कोई पैरेलल फिल्में देखते हैं जो एनिमल की तरह वायलेंट हैं और हिट रही हैं और वहाँ पसंद की गई हैं, भारत में पसंद की? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और वो आपने जिस रिव्यू की बात की थी उसमें मैंने ये लिखा भी था कि एक वहाँ एक चलन अभी शुरू हुआ है, और ज़्यादा जोर पर है डार्क कॉमेडी जिसको कहते हैं, कि हिंसा होती है लेकिन हिंसा का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से होता है कि मन में जुगुप्सा नहीं जागती। और जब मैं इसको देख रहा था तो अच्छा, मैं जब फिल्म को देखने गया तो मैंने डायरेक्टर का नाम इत्यादि या उसका मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने बस देख ली, फिल्म देखने चला गया। तो उसको देखकर जो मेरे मन में आ रहा था कि यार ये कुछ RRR और जेंगो अनचेंड, पल्प फिक्शन, ये उस सब का कुछ ये कॉकटेल जैसा कुछ मिलकर ये बना है। और ये अपने उद्देश्य में जो फिल्म निर्माता है वो सफल रहा है। या वो एक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई थी, हाँ, उसकी भाषा आप देख लीजिए, मतलब हर दूसरे वाक्य में गालियाँ थी उसमें, और भद्दी गालियाँ। ये आम है भाई, वो हाँ, और उस प्रकार का वो फिल्म को वो कैटेगरी दे देते हैं। हाँ, अच्छा, उनकी जो राष्ट्रपति वाली फिल्मों में भी गालियाँ होती हैं और हमारे यहाँ का दर्शक देखता है, पसंद करता है। और ये जो युवा है, देखिए, अब हमारे यहाँ का एक युवाओं का, खासतौर से शहरी युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो हॉलीवुड मूवीज भी देख रहा है। हॉलीवुड की एक और सीरीज और फिल्म भी है, जॉन विक। जॉन विक में अगर आप कियानो रीव्स को मर्डर करते हुए देखेंगे, जिस तरह से वो मर्डर करता है, उसकी तो यूएसपी ही ये बिल्कुल कत्लेआम है। मतलब एक बार जब वो मारना शुरू करता है तो मेरे ख्याल से 15-20 से नीचे तो रुकता नहीं है वो। और उसका चौथा सीज़न आ गया अब जॉन विक का, और बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि भारत में कोरियन सिनेमा बहुत हिट है, हमारे युवाओं के बीच में बहुत हिट है। साउथ कोरियन सिनेमा। 5 करोड़ की आबादी है कोरिया की। 5 करोड़ की आबादी में वो LG जैसी कंपनी कोरिया की है, सैमसंग जैसी कंपनी कोरिया की है, और वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट वर्ल्ड वाइड कंज्यूम हो रहा है। उन्होंने वो जो गाना बना दिया था, बड़ा हिट हुआ था जो गंगनम डांस, तो वो सब कोरिया का है। एनीवे, मेरा पॉइंट ये है कि भारत अब उस तरह का कंटेंट बनाए जो विदेशों में भी कंज्यूम हो। ये जो हमारे निर्देशक हैं संदीप रेड्डी वांगा, ये उस क्वालिटी के और उस लेवल के निर्देशक। कांतारा का भी बहुत विरोध हुआ था। क्या हुआ कि भारत की फिल्में भी बहुत आगे आई हैं, लेकिन एक
दुनिया के नज़रिए में भी बदलाव आया है उसके साथ। पहले एक जो वहाँ का दर्शक था पश्चिम का, वो सोचता था कि यार ये फिल्म में गाना कैसे शुरू हो जाता है, ये क्या है, ये कैसे संभव है। आज वो देख रहे हैं कि नहीं, ये केवल लॉजिक के आधार पर फिल्में नहीं बनती, फिल्म मनोरंजन के लिए। तो वो जो एक भारतीय दृष्टिकोण है उसको दुनिया ने स्वीकार कर लिया। उसमें साथ में एक चीज जुड़ गई है कि भारत की संस्कृति की विविधता, यानी यहाँ जो इतने त्योहार हैं, अब उन लोगों को दिखता है कि एक रंगों का त्योहार यहाँ मनाया जाता है, एक प्रकाश का त्योहार मनाया जाता है, भाई और बहन के बीच में भी एक त्योहार है, भाई और बहन के लिए एक त्योहार है जो दुनिया में कहीं नहीं है। और इतनी विविधता, एक ही देवता के पूजा करने के इतने सारे ढंग, एक तो इतने देवता और एक ही देवता के पूजा करने के इतने सारे ढंग। दिवाली भी महाराष्ट्र में कुछ अलग है, केरल में कुछ अलग है और मध्य प्रदेश में कुछ अलग है, लेकिन भाव एक है। इन सारी चीज़ों को भी, योग इतना चल पड़ा है, तो इन सारी चीज़ों को भी अब विश्व का दर्शक जो है, और इवन जो इन पाकिस्तानी जो आपने अभी यूट्यूबर्स की बात की थी, ये लोग इसकी तलाश में। अच्छा, वो पाकिस्तानियों ने अपने उसमें जो आप कह रहे हैं, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे याद रह गया, मैंने कहा मैं जिक्र करूंगा। वो बोले कि सूर्यवंशम जो है हमारे यहाँ की बसों में 35% 40% टाइम बोले लगभग हर पाकिस्तानी हमारे यहाँ कम से कम 20 बार सूर्यवंशम देख चुका है। ये खाली हमारे यहाँ सेट मैक्स पे आती है, वैसा नहीं है। हाँ, तो ये जो विविधता है, हाँ, इस विविधता को अब हॉलीवुड का जो दर्शक है, यूरोप का जो दर्शक है, वह भी देखना चाह रहा है। और हमारे यहाँ एक चेंज आया है, खासतौर से ये कांतारा फिल्म के बाद से, कि बिल्कुल भारत के कहना चाहिए कि कोर में जाके स्टोरीज निकालना और समाज का और परंपराओं का चित्रण करना, उसमें विश्व सिनेमा के जो अनुभव और चलन है उनको शामिल करना। और हमारे यहाँ का निर्देशक भी ये सोचकर बनाने लगा है कि हमारे यहाँ के हर आयु वर्ग को और दुनिया का जो ऑडियंस है, दर्शक जो है, उसको भी अपील करे। मैं मानता हूँ आने वाले समय में हमारे यहाँ का सिनेमा ये दुनिया में धूम मचाने वाला है। और अच्छी बात ये है कि ये जो नए जनरेशन के डायरेक्टर हैं, चाहे वांगा जी हैं या हमारे कांतारा के निर्देशक हैं, इन लोगों ने भारत जैसा है, इसकी संस्कृति जैसी है वैसी ही दिखा रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड वालों के चश्मे से नहीं दिखा रहे कि पंडित जो है वो हमेशा बदमाश ही रहेगा, हिंदू जो है वो हमेशा कल्प्रेट ही रहेगा, रहीम चाचा हमेशा जो है बिल्कुल नेक दिल इंसान ही रहेंगे, वो कभी गलत नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रकार की वर्जनाएं अब टूट रही हैं और लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता भी है, एक और बात जो लगती है कि अब आप जो समाज में है उससे हटकर अब आप नहीं परोस सकते। हाँ, क्योंकि संकोच भी टूट गए हैं और लोगों की जानकारी भी बहुत बढ़ गई है और एक्सपोजर बहुत बड़ा हो गया है, पहले से 1000 गुना ज़्यादा हो गया। दुनिया में इतनी चीज़ें देखने में आ रही हैं, तो इस परिवर्तन को अब ये फिल्म समीक्षा क्या, ये वोक लिबरल्स अब ये रोक नहीं पाएंगे। जी, अमेरिकन्स हैं यूट्यूब पे जो इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, और उसके पीछे की वजह है आरआरआर। आरआरआर ने इंडियन फिल्मों का एक नया मार्केट खड़ा कर दिया है अमेरिका में और अमेरिकन्स के बीच में, यूरोपियंस के बीच में। तो वो लोग अब भारतीय फिल्मों को देखना चाहते हैं, तो उनको ये एक्शन और ये ड्रामा और ये वायलेंस, ये रोमांस उनको बड़ा पसंद आया। इस फिल्म की जो एक फास्ट पेस है, उसका जो म्यूज़िक है, उनको बड़ा पसंद आया है। वर्ल्ड सिनेमा जो है वो हमको एक उम्मीद से देख रहा है और ये वो चाहता है कि आरआरआर के बाद और लाइए भाई, आपका माल जो तैयार हो रहा है वो बेचिए हम लोगों को। लेकिन हमारे देश में एक पूरा वर्ग है जो लगा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म देखा तो आपका जीवन जो है व्यर्थ है। हम लोग इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसमें जो भारतीयता है उस भारतीयता का विरोध और जो खूबियां भी हैं। हाँ,
उसका विरोध परोक्ष रूप से न करके ये लोग हिंसा और उसकी आड़ में विरोध करना चाहते हैं, पर उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कुल मिला के फिल्म को फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, तो इस तरह के निर्देशक जो है वो हतोत्साहित हो जाएं। उनका जो मंशा है वो ये है, चलन ना बनने पाए। हाँ, दूसरा कोई संदीप रेड्डी वांगा जो है वो पैदा ना हो पाए। लेकिन उसके अलावा अगर हम टेक्निकली फिल्म और स्टोरी स्ट्रक्चर की बात करें तो फिल्म में कहीं पे इतने मर्डर होने पे भी पुलिस नहीं आती है। फिल्म में कहीं भी मतलब ये नहीं प्रयास किया गया, जैसे वो बॉबी देओल के पास फॉरेन पहुंचते हैं और सीधे उसके घर में घुस के कत्लेआम मचा के और बॉबी देओल गायब हो गए, पर उनको पहले से इस बात की सूचना वो लड़की ने दे दी थी कि भाई वो एक बॉडी डबल भी बना रहा है, जो कि मैंने कहा बहुत सारे लूप होल वो छोड़ रहे हैं पार्ट 2 बनाने के लिए, क्योंकि आपने पोस्ट क्रेडिट में वो देखा होगा, पोस्ट क्रेडिट वाला पार्ट थोड़ा विभत्स लगा मुझे। तो फिल्म की जो प्रवाह है उसको डिस्टर्ब करता है आखिरी में। वो मुझे भी ऐसा लगा, मतलब वो आखिरी में थोड़ा सा हम उस स्वाद के साथ बाहर आते हैं कि यार ये खूना खच्चर कर दिया बिल्कुल, जो पूरी फिल्म में नहीं था, पूरी फिल्म में नहीं, आखिरी में आया वो उन्होंने अगली फिल्म के लिए वातावरण बनाने की कोशिश में मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस दृष्टिकोण से फिल्म को बनाया भी नहीं, ये मनोरंजन के लिए बनाई गई है, जिसमें एक दृश्यों से और संगीत से उन्होंने उस फिल्म को बांधा है, तो लॉजिक वहाँ बहुत नहीं है। तो ऐसा बहुत सारी फिल्में दुनिया में बनती हैं जो लॉजिक के आधार पर नहीं होती, ये भी उसी तरह की फिल्म है और इस तरह की फिल्मों को ज्यादातर दर्शक देखना चाहते हैं। एक बार मैंने अमिताभ बच्चन जो है उनका एक स्टेटमेंट बहुत पुराना वीडियो पर देखा था कि किसी ने पूछा कि हमारी फिल्में सच्चाई से दूर होती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ देश में बहुत गरीबी है, तो लोग उसी दुख को देखने के लिए थिएटर में क्यों जाएंगे। ये चलो उस समय की बात हुई। दूसरा क्या है कि अब जो हमारे यहाँ जो दर्शक है वो दर्शक इस पूरे बात को समझता है कि यह फिल्म है, तो हम फिल्म देखने जा रहे हैं, फिर आप नहीं जानते कि आपको कौन कौन सी चीजें अपील कर रही हैं, कुछ आप समझ पाते हो, कुछ को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आप भावनात्मक रूप से समझते हो, ये उस प्रकार का ये पूरा निर्माण है। ये अगर एक फिल्म में से 60, 70, 80% भी मजा लेके आ गए तो पैसा वसूल है। अब एक एक सीन का समीक्षा करने बैठेंगे तो ऐसे तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ हर फिल्म में निकलते हैं। जी, मैं और प्रशांत जी हम लोग यहाँ पे जबलपुर में महाकौशल फिल्म विकास समिति का गठन करके यहाँ पे फिल्मों में भारतीयता को बढ़ावा देने के प्रयास में भी हैं और 2 फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कर चुके हैं और ये समिति जो है वो भारतीय चित्र साधना से संबद्ध है और अभी फरवरी में एक फिल्म फेस्टिवल नेशनल लेवल का हो रहा है पंचकुला में और उसका उद्देश्य भी है फिल्मों में भारतीयता को बढ़ावा देना। और हम लोग अक्सर इस बात पे मंथन किया करते थे कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में भारतीयता कब आएगी, तो मुझे लगता है कि कांतारा आ गई, एनिमल आ गई। एनिमल ने एक नया प्रयोग साबित कर दिया कि बॉलीवुड की जो मसाला है उस मसाले में भारतीयता को मिलाओ और उसको वायलेंस, रोमांस, एक्शन और फास्ट पेस मूवी के साथ परोसो और वो नई जनरेशन को पसंद आएगा। और ये जितने वामपंथी है ये गला फाड़ते रह जाएंगे, इनके चाहे इनके रिव्यूज़ को 1 करोड़ 2 करोड़ व्यू मिलें पर ये इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। फिल्म प्रॉफिट के साथ आएगी और इसका भाग 2 भी आएगा। हाँ, तो इस देश को मेरे ख्याल से संदीप रेड्डी वांगा जैसे और निर्देशकों की ज़रूरत है भारतीयता परोसने के लिए। और इस फिल्म को वो तो अब मैं देख रहा हूँ अमेरिका जैसे देशों में भी पसंद कर रहे हैं। मतलब ये इंटरनेशनली भारतीयता जो है इस्टेब्लिश करने के लिए हमें संदीप जैसे और निर्देशक चाहिए। एक जो पुरानी पंक्ति है हम लोगों ने भी अपने पुराने दिनों में उसको और स्कूल के और कॉलेज के दिनों में देखा, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। ये अब हम समाज के हर क्षेत्र में और फिल्मों में भी देख रहे हैं। हाँ, हम राजनीति में तो देख ही रहे हैं। इस सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। हाँ, आप लिखते रहिए, आप कुछ करिए, आप अगर समाज की नब्ज को नहीं परखेंगे और उसमें मिलावट करने की कोशिश करेंगे आपको नकार दिया जाएगा। ये संदेश सब जगह निकल के आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों को ये पूरी वार्ता कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर लिखिए। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और मैं प्रशांत जी से निवेदन करूंगा कि हम अगला रिव्यू भी करें सैम बहादुर के ऊपर। सैम बहादुर भी कल मैंने देखी है और आपने देखी कि नहीं अभी? हाँ, मैंने देखी। तो
मैंने फील किया कि उस पे भी बात करने की ज़रूरत है। उस पे आपके क्या विचार हैं, उसमें क्या समावेश कर लिया मेघना गुलजार ने और क्या छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया। इतिहास के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो पन्ने थे वो उसमें से गायब हैं। कुछ महत्वपूर्ण पन्ने आए हैं, कुछ नहीं आए। कुछ नहीं आए हैं। तो उसके पीछे उनकी मजबूरी थी कुछ, या शायद उनका भी स्टोरी टेलिंग का तरीका ये है। उस पे भी हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। भारत में ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, बहुत सारे कलाकारों का, टेक्नीशियंस का घर चलता है इससे। ये इंडस्ट्री इसी तरह से फलती फूलती रहे और अच्छी फिल्में बनाती रहें, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए या भारतीय सिनेमा के लिए। बिल्कुल। और भारत के दर्शकों के भी दृष्टिकोण का विस्तार हो रहा है जी, ये बहुत अच्छी बात, ये सबसे बड़ी बात मैं इसमें से देख रहा हूँ कि निकल कर आ रही है, और उसका समावेश फिल्मकारों को अपनी फिल्मों में करना पड़ रहा है। जी, जी, ये नया है। तो आपसे अगले रिव्यू में फिर से मिलते हैं। राम राम आप सबको। राम राम।